बिहार में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मगर इस बीच खबर उठ रही है कि क्या 3 मार्च को कोई बड़ा खेल होने वाला है बिहार में। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में इस वादे के साथ आए थे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो क्या ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे टिकट बंटवारे पर कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर ये जो गठबंधन हुआ है और ये चलता है तो टिकट बंटवारे की सूरत क्या होगी, किसके हिस्से कितने सीटें आने वाली हैं और उस पर क्या कुछ बातचीत अभी तक हुई है और आगे को लेकर क्या चर्चा है। इसके अलावा आरजेडी के अंदर क्या विरोध शुरू हो गया, प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना क्यों साधा है, इस पूरे मसले पर आपको बातचीत करके बताएंगे पंकज जी से। और आखिरी मुद्दा हमारा होगा कि क्या मुंगेर से ललन सिंह की टिकट कट सकती है, कौन है वहां पर दूसरा दावेदार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज विस्तार से बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी से। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रधानमंत्री के दौरे से करते हैं, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी तो आएंगे, नीतीश कुमार साथ भी दिखेंगे, मगर 3 तारीख को कुछ खेल हो सकता है। क्या बातचीत जिन वादों पर हुई थी उन पर अमल नहीं हुआ है क्या अभी तक, पंकज जी? देखिए, एक बात बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित काफ़ी समय पहले से हो रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव, और चुनाव होने की बड़ी वजह ये कही जा रही है कि दरअसल नीतीश कुमार अपनी टैली विधानसभा में बढ़ाना चाहते हैं। जब से नीतीश कुमार को 43 सीटें मिली हैं तब से ही नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। उसी वजह से नीतीश कुमार की तलखी चिराग पासवान से बढ़ी थी। आपको ध्यान होगा कि एनडीए की सरकार तो बन गई थी, लेकिन चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो गए। वो बीजेपी को समर्थन देने की बात तो करते थे, लेकिन बिहार में कहीं भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। और चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ हर सीट पे अपना उम्मीदवार उतारा था। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बिहार, तो उसके बाद क्या चुनाव का अनाउंसमेंट होगा? और अगर चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, कैबिनेट भंग करते हैं, विधानसभा भंग करते हैं और उसके बाद चुनाव की घोषणा कर देंगे नीतीश कुमार, क्या इसकी संभावना है? सवाल कई हैं जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा खेल करेंगे। लेकिन सौरभ, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। खेला की चर्चा जरूर है, खेला करेंगे, चूंकि नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है, इसलिए उनको लेकर के संशय तो व्याप्त रहता है। और संशय की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि एक रणनीति के तहत आरजेडी ने नीतीश कुमार पे करारे हमले बंद कर दिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि आरजेडी ये मानती है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब समापन की ओर है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार का उम्र ढलान पर है। ऐसे में उनके वोटों को कैसे साधा जाए, इसलिए आरजेडी ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है, और सदन से लेकर के सड़क तक, क्योंकि सदन में राबड़ी देवी अब नीतीश कुमार पर सॉफ्ट नजर आते हैं। वही अगर आप तेजस्वी यादव को देख लें तो जन विश्वास यात्रा के दरमियान वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर उतने आक्रामक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे भी रणनीति है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को की इच्छा है, अगर बीजेपी पूरी नहीं करती है तो नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति कोई गुड्डी गुड़िया का खेल तो है नहीं, और अगर इस तरीके से पाला बदलते रहे तो आखिरकार अंजाम क्या होगा? मुझे इसकी संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, 2 घटक दल के बीच में तलखी हो सकती है। तलखी की कई वजहें, उसकी वजह पोर्टफोलियो भी है, उसकी वजह सीटों का आवंटन भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह की बात चल रही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब इधर आए हैं, फिर से नीतीश कुमार इस तरह की बात करें कि वो उधर चले जाएंगे,
3 मार्च को खेला होगा, इस तरह की बात तो की जा रही है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार चाहते जरूर हैं कि एक साथ चुनाव हो, एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। इसका अभिप्राय यह है कि एनडीए को वोट मिलेगा लोकसभा चुनाव के दरमियान, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, तो क्यों नहीं साथ में विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे ही विधानसभा चुनाव में भी बैतरनी पार कर ली जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बीजेपी तैयार है। अभी तक इस तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी सूचना होती तो निश्चित तौर पर हम कई सारे फेरबदल देख रहे होते, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या अपना फैसला बदल सकते हैं? ये कहने वाले कह तो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल, अगर ऐसा आपको नजर नहीं आता पंकज जी, तो यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा? आप लगातार बता भी रहे हैं सीटों के बारे पे, किसके हिस्से कौन सीट जाने वाली है, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, जेडीयू साफ तौर पर कह रही है कि मेरे 16 सांसद तो हैं, इसलिए 16 टिकट तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे सीटिंग सांसद हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के मंत्रणा चल रही है, मंथन चल रहा है। जहां तक मेरे सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी 10 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ये मानती है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होगा। जो बीजेपी का उम्मीदवार होगा उसके फायदे में उसके लिए जीत ज्यादा आसान होगी। लोग प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख करके वोट करते हैं और कमल के फूल को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए बीजेपी चाह रही है कि चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सत्ता है, मुख्यमंत्री पद तो आपसे छीना नहीं गया, लेकिन हम आपको लोकसभा में 10 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। लेकिन आप ध्यान करें, 2 दिन पहले भी ललन सिंह ने इस बात को लेकर के बयान दिया है कि नहीं, 16 सांसद हमारे हैं, इसलिए 16 पर तो हम लड़ेंगे ही। जेडीयू के तरफ से लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरे जो सूत्र हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कई लेयर्स में काम करती है। बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अभी टिकट को फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनका यह कहना था कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जेडीयू को 10 सीट से ज्यादा दिया जाए। जेडीयू अगर नहीं मानेगी तो उसको 12 सीट दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सीटें आवंटित नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस बात पर तैयार होंगे? यह एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे? क्या जेडीयू मान जाएगी? मुझे तो इसकी संभावना कम दिखाई पड़ती है। लेकिन चूंकि अभी अभी बीजेपी के साथ आए हैं, मुझे लगता है संभावनाएं भी कम हैं। नहीं मानेंगे तो नाराज थोड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या करेंगे? तुरंत फेरबदल करना ये कोई सौरभ मजाक का खेल तो होता नहीं है। ऐसे ही नीतीश कुमार ने बार बार पाला बदल करके अपनी बड़ी क्रेडिबिलिटी खोई है, विश्वसनीयता खोई है। उनके विधायक जो है उनका मनोबल टूटा हुआ है, वो हतोत्साहित है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लेंगे, इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है। मैं ये साफ देख पा रहा हूं कि बीजेपी का भी पूरा फोकस है कि एनडीए मैक्सिमम सीटें बिहार से जीते। जो उनका नैरेटिव था इंडिया गठबंधन का, नीतीश कुमार को अपने साथ ला करके बीजेपी ने उसको तोड़ दिया। और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। यही थे पहले, तो मुझे लगता है कि अब वो यहीं पर रहेंगे, रहना भी चाहिए, और कम से कम लोकसभा चुनाव तक उनके जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सीटों पे थोड़ा आप कह सकते हैं कि तल्खी हो सकती है। सीटों को लेकर के जो तमाम दल हैं उनको थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए बीटों के बंटवारे में कई सारे पेच। पिछली बार आप याद करें तो मुख्य तौर पर 3 दल था, एक जेडीयू, दूसरी बीजेपी और तीसरा एलजेपी।
चौथा तो कोई दल था नहीं, इसलिए 17-17, 34 और 6 एलजेपी को दे दिया गया था और सीटों का बंटवारा इस तरीके से हो गया था। लेकिन अगर आप इस बार देखें तो इस बार देखिए कि जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, एलजेपी में भी 2 गुट है, एक पारस गुट है, एक चिराग का गुट है। दूसरा आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको भी सीटें चाहिए। फिर आप देखेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उनको भी सीटें चाहिए। और फिर आप इससे आगे बढ़ें, अगर वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि इसके चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि नीतीश कुमार जिधर होते हैं वीआईपी पार्टी उधर होती है, इसलिए वीआईपी पार्टी भी अगर आती है तो फिर इस 40 सीटों को किस तरीके से बांटा जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम मान भी लें कि 16-16 सीट पर दोनों लड़ती हैं, जबकि मेरी जो जानकारी है कि बीजेपी हर हाल में 20 सीट पर लड़ेगी, 10 से 12 सीट पे जेडीयू लड़ेगी। तो अगर 12 सीट पे जेडीयू लड़ती है तो 32 में से 8 सीट पे 6 सीटें एलजेपी के दोनों ग्रुप को दे दिया जाएगा, जिसमें 4 सीट एलजेपी रामविलास को जाएगा, मतलब चिराग पासवान को जाएगा, 2 पारस गुट को जा सकता है। तो 32-6 38। अब बचे 2 सीट। 2 सीट में क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी आ गई तो फिर कैसे बंटवारा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हो सकता है कि अगर 20 पे बीजेपी लड़ती है तो अपने सिंबल पे वो लड़ाना चाहेगी पारस गुट के सांसदों को। हो सकता है अगर पारस गुट के सांसद नहीं मानते हैं तो बीजेपी 18 पर आ जाए, ये आगे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए में उस तरह की कोई बात होने की गुंजाइश अब बची हुई है कि कोई दल बाहर निकल जाएगा। हाँ, वीआईपी पार्टी आती है नहीं आती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे सूत्र मुझे बता चुके हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक बार बीजेपी के तरफ से 3 सीटों का ऑफर उन्हें दिया गया, लेकिन वीआईपी पार्टी ने उसको इनकार कर दिया। पर उस समय जेडीयू एनडीए में नहीं थी, इसलिए उस समय 3 सीटों का ऑफर था। लेकिन क्या अब 3 सीटें उनको दी जा सकती हैं, इसके चांसेस मुझे नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सौरभ कि देखिए आने वाले समय में क्या होता है, पर सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन का दौर, मंत्रणा का दौर तेज है और काफी तेजी से चल रहा है, और आप देखेंगे कि जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के 17 सीटें तो नहीं मिलने वाली इस बार जेडीयू किसी भी हाल में। पंकज जी का ऐसा दावा है, उनके सूत्रों का ऐसा दावा है। दरअसल उनका मानना है कि 10 या मैक्स टू मैक्स 12 सीटों तक बात पहुंच सकती है। अब ऐसे एक और सीट की बात करते हैं, मुंगेर लोकसभा सीट की, जो बड़ी दिलचस्प हो गई है, जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए मैदान में एकदम जोर लगाए हुए हैं, फिलहाल सांसद भी हैं, मगर कहा जा रहा है कि उनके लिए इतना आसान राह इस बार होने नहीं वाली है। क्यों पंकज जी, क्या लगता है आपको? देखिए, नीलम देवी आरजेडी से एनडीए की तरफ आ गई और उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई चीज फ्री तो होता नहीं जी। पॉलिटिक्स में बार्गेन होता है, पॉलिटिक्स में सौदेबाजी होती है, ये राजनीति की हकीकत है। और सिर्फ नीलम देवी ही नहीं है, प्रहलाद यादव भी हैं और चेतन आनंद भी हैं। चेतन आनंद मोहन के बेटे हैं, लवली आनंद के बेटे हैं। तो क्या लवली आनंद को शिवहर दिया जाएगा या लवली आनंद सिवान जाएंगी? क्या होगा, किस तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा? क्योंकि एक सच ये भी है कि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल्स कानून में परिवर्तन किया गया और उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, रिट पिटीशन दाखिल किया गया और इसकी सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह ने ऋण अदा करने की कोशिश की है, तो क्या बदला पूरा हो गया या आनंद मोहन सिंह ने कोई चीज के एवज में की?
क्या उनको लोकसभा का सीट चाहिए ही चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा सीट तो उनको चाहिए, ये तय है, लेकिन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये बड़ी बात है। जहां तक नीलम देवी का सवाल है, तो नीलम देवी के पति भी जो बाहुबली हैं अनंत सिंह, जिनको छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता है, छोटे सरकार जेल में है। उनके खिलाफ केस कब किया गया था, तो उनके खिलाफ केस और मुकदमा कराने वालों में ललन सिंह का ही नाम लिया जाता है, और ये नाम लेने वाले अनंत सिंह के ही समर्थक हैं। वही कहते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से फंसाया और इसलिए छोटे सरकार जेल में। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, सरकार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सरकार के तरफ से प्रोसिक्यूशन होता है जो बेल को लेकर के विरोध करता है, क्या सरकार उस पर ढील देगी? एक तो बड़ा सवाल यह है। पर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीलम देवी बीजेपी की उम्मीदवार मुंगेर से हो सकती, तो क्या बीजेपी जेडीयू को कहेगी कि आप मुंगेर छोड़िए और नीलम देवी को यहां से लड़ाया जाएगा? क्योंकि आप याद करिए कि नीलम देवी जब एनडीए के पाले में आई थी, तो नीलम देवी को एनडीए में लाने वाले विजय सिन्हा थे। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार विजय सिन्हा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से क्या बात कराई थी जिस वजह से नीलम देवी एनडीए के पाले में आ गए? विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव को शीर्ष नेतृत्व से क्या बात कराई थी कि प्रहलाद यादव एनडीए के खेमे में आ गए हैं? ये देखना दिलचस्प है। लेकिन नीलम देवी के कैंप से ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगी। क्योंकि पिछली दफा जो नीलम देवी, जिनके पति अनंत सिंह हैं, अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच जंग ही इसी बात को लेकर के शुरू हुआ था कि 2019 में नीलम देवी कांग्रेस से उम्मीदवार बन गई थी और ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे। ललन सिंह जीत तो गए थे, लेकिन अपनी पत्नी को ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाने की वजह से अनंत सिंह को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं अनंत सिंह जेल में हैं, उनके घर पे रेड पड़ा, पुलिस ने रेड किया, कई तरह के इलीगल वेपन्स पाए गए और तमाम तरह के जो केसेस लादे गए हैं उसकी जड़ में ललन सिंह। अब सवाल उठता है कि राजनीति का चक्र ऐसा घूमा है कि इसी मुंगेर से ललन सिंह सांसद हैं और नीतीश कुमार की सरकार बचाने में नीलम देवी की बड़ी भूमिका है। अब नीलम देवी को पुरस्कृत नीतीश कुमार करेंगे कि बीजेपी करेगी? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी तो एक साथ है, दोनों ने मिलकर के उस रात सरकार बचाई है। नहीं तो सरकार जाने की व्यवस्था तो आरजेडी के द्वारा पुख्ता तौर पर कर दी गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीलम देवी क्या उम्मीदवार बनती है? और अगर नीलम देवी मुंगेर से उम्मीदवार बनती है तो ललन सिंह का टिकट कट जाएगा या ललन सिंह को कहीं और शिफ्ट करा दिया जाएगा। नवादा का भी नाम आ रहा है, बेगूसराय का भी नाम आ रहा है। बेगूसराय से वर्तमान समय में सांसद गिरिराज सिंह है, क्या गिरिराज सिंह नवादा चले जाएंगे और ललन सिंह बेगूसराय आ जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात होगी अगर नीलम देवी ललन सिंह को रिप्लेस करती हैं तो, क्योंकि ध्यान करिए इसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक ललन सिंह जेडीयू के दूसरे नंबर के नेता कहे जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो हटे थे तो नेशनल न्यूज बना था, बहुत तरह की बात हुई थी। अब अगर नीलम देवी रिप्लेस करती हैं तो जो अदावत, जो लड़ाई बहुत पहले से दोनों के बीच में चल रही थी, वो लड़ाई एक बार फिर से ये समझ में आएगा, जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि नीलम देवी ने फाइनली बदला ले लिया, उनको मुंगेर से हटा दिया। इस तरह की बात कही जाने लगेगी और नीलम देवी के समर्थक ताल ठोक कर घूम करके कहने लगेंगे कि देखिए राजनीति में हमने क्या कुछ करके दिखाया। लेकिन ऐसा होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। पर ये बिहार की सियासत में इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है, बहुत तेज चर्चा की जा रही है कि ललन सिंह को मुंगेर से हटाया जाएगा और नीलम देवी उम्मीदवार हो। बिल्कुल। अब आते हैं अपनी अगली खबर पर
कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत, उनके खिलाफ विरोधी स्वर उठने लगे हैं आरजेडी पार्टी के अंदर से ही। प्रवक्ता है आरजेडी की भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो इसको किस तरीके से पंकज जी देखा जाए? देखिए, सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर भगदड़ तो मची हुई है। 3 विधायक ने उस समय छोड़ दिया, उसके बाद अभी 2 दिन पहले सम्राट चौधरी एक विधायक को लेकर के पहुंच गए। आपने देखा 2 कांग्रेस के विधायक थे, एक आरजेडी के विधायक थे, जिन्होंने बकायदा बीजेपी में जाने की बात भी स्वीकार कर ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी में अगर निराशा नहीं है, आरजेडी में असंतोष नहीं है, तो इस तरह की बात क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी हैं, लेकिन कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, और वो याद दिला रहे हैं कि 90 और 95 में लालू जी कहते थे माल महाराज के और मिर्जा खेले होली। आज मिर्जा ही आरजेडी में होली खेल रहे हैं। दरअसल ये कहने का अभिप्राय क्या है? आप चलिए राज्यसभा चुनाव की, राज्यसभा चुनाव में संजय यादव को उम्मीदवार बना दिया। संजय यादव पॉलिटिकल एडवाइजर थे तेजस्वी यादव के, हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार से उनको राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसे में आरजेडी के अंदर एक खलबली सी मच गई। कहा यह जाता है कि भाई वीरेंद्र भी काफी टाइम से इस बात को लेकर के नाराज हैं कि वो डिजर्विंग है, वो एमएलए हैं, वो पार्टी के लिए लगातार पसीना बहाते रहे, वो मिनिस्टर भी नहीं बने, वो मुख्य प्रवक्ता भी नहीं है, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर शक्ति सिंह यादव है। ऐसे में संजय यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया जाना निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों का अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है जो पार्टी के लिए लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं और उसके बाद पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि लालू प्रसाद को भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, उनकी बातों से यह बात तो साफ झलक रहा है कि भाई वीरेंद्र भी असंतुष्ट है। अब देखिए, एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 3 आरजेडी के विधायकों को तोड़ा गया था 11 फरवरी की रात को, जो 12 फरवरी को इन लोगों ने वोट किया था सरकार की तरफ, और सरकार के पास जो है मेजॉरिटी पूरी हो गई, ये कहा गया था। तो दरअसल उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आरजेडी के तरफ से और कहा गया था कि सरकार बताए कि उसके पास 122 विधायक हैं या नहीं है। 122 जादुई आंकड़ा है। भाई वीरेंद्र ने उस पर भी सवाल उठाया है कि यह किस तरह की रणनीति थी कि आपने अपनी रणनीति को खुद ही एक्सपोज कर दिया। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कई पॉलिटिकल मैनेजर्स पटना में घूम रहे थे, वो आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों दल एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए थे। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के 8 विधायकों को सेट तो कर ही लिया था, और साथ ही साथ ये बात कही जा रही थी कि 13 और विधायक फेंस पे खड़े हैं, वो मौका देखते ही जिधर देखेंगे माहौल सही है उस तरफ पाला बदल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजर्स थे, उन्होंने कई आरजेडी के एमएलएस को भी साथ रखा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी भी सेवा ली जाएगी, उनको भी इधर लाया जाएगा। ये जो गुनागणित तिकड़म राजनीतिक सौदेबाजी जिसको आप कहिए, वो जो चल रहा था और जिस एवज में चल रहा था, वो तो उफान पर था, वो तो चरम पर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैसे नाराज विधायक जिनकी बात बीजेपी से हो चुकी थी, अब आरजेडी सत्ता में नहीं है, राज्यसभा में जिसको भेजा जाना था उसको भेज दिया गया है, जिन लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है पुराने नेता साइडलाइन महसूस करते हैं, लोगों को लगता है कि मनोज झा को राज्यसभा का टिकट बार बार क्यों दिया जा रहा है, हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को
राज्यसभा क्यों भेज दिया गया है? ऐसे में जो पार्टी के डेडिकेटेड, डिवोटेड, समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें नाराजगी बढ़ी है। मुझे लगता है भाई वीरेंद्र उनमें से एक हैं और उन्होंने सीधे तौर पर आवाज बुलंद करके यह मैसेज तो दे ही दिया है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपार समर्थन सड़कों पर उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि दही चूड़ा भोज के अगले दिन जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पहुंचे थे, नीतीश कुमार से उन्होंने पूछा था, लालू प्रसाद ने, कि अरे भाई आप 7 मिनट हमारे घर रुके, मैसेज जा रहा है कि अब आप हमारे साथ रहने नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप वाकई मेरा साथ छोड़ रहे हैं? तो उस समय तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। ये नीतीश कुमार का टिपिकल स्टाइल है, क्योंकि जब वो 2022 में बीजेपी को भी छोड़ रहे थे तो बीजेपी के बड़े नेता का फोन गया था कि हल्ला मच रहा है चारों तरफ, आप कल छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अरे किसने कहा, ये सब बात गलत है, और कल उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन उस समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में यही बात हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि क्यों नहीं एक साथ चुनाव करा लिया जाए और बीजेपी को पटकनी दे दी जाए, क्यों नहीं हम लोग एक बार फिर से चुनाव करके मजबूत होकर के निकले। क्योंकि सौरभ, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि उनके पास सिर्फ 43 विधायक हैं, 2 का बाद में एडिशन हुआ है, मतलब 45 हैं, और ऐसा कभी पिछले 18 साल में देखा नहीं गया कि उनके विधायकों की संख्या इतनी कम हो। इस टीस को नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे? तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार इस पर फैसले लेंगे और बीजेपी को मानना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसलिए आज तक कोई भी यात्रा पूरी नहीं करने वाले तेजस्वी यादव अपना जन विश्वास यात्रा पूरी करने जा रहे हैं। और इसीलिए मार्च के पहले सप्ताह में ही, मेरे ख्याल से 4 मार्च को या 3 मार्च को, एक बड़ी रैली पटना में करने जा रहे हैं, जो कि जन विश्वास यात्रा का समापन होगा। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में वाकई विधानसभा चुनाव होगा? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एकदम, जो कहते हैं सियासत जो है, कई तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पहली प्राथमिकता ये जरूर है कि लोकसभा के टिकटों का प्रॉपर तरीके से बंटवारा हो, एनडीए के एलाइज में सामंजस्य हो, उसको सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। लेकिन उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव होगा, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए आपने जो इस प्रोग्राम की शुरुआत की और आपने कहा कि क्या बिहार में खेला होगा, तो जिस खेला होने की चर्चा आप कर रहे थे वो खेला इसी बात को लेकर होने की कही जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। और एक और बात मैं आपको ब्रेक कर दूं, मेरी जो जानकारी है कि नीतीश कुमार विदेश की यात्रा करने जा रहे हैं। अच्छा। वो 3 तारीख के बाद 10 दिनों की लंबी यात्रा विदेश की करने जा रहे हैं। उसका पर्पस क्या है मैं जानता जरूर हूं, पर उसको बोलना यहां पर ठीक नहीं होगा। समय आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्या होगा, इस बीच में क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो 2 तारीख को आ रहे हैं। उनके साथ किस तरह की कि नीतीश कुमार मंच शेयर करते हैं, फिर प्रधानमंत्री बिहार के लिए किस तरह के स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हैं, कई तरह की बातें हैं जो चल रही हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात सीटों का बंटवारा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ा नाम फिर से आ रहा है कि क्या ललन सिंह को रिप्लेस नीलम देवी कर सकती हैं, इसकी चर्चा इन दिनों बहुत जोरों पर है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगला हफ्ता महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। तो जो भी अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे कि वाकई क्या कुछ खेल होने वाला है प्रधानमंत्री के दौरे के आसपास, ये देखने वाला होगा। जो भी होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।